नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको ये जो पीवाई की सीरीज़ चल रहा है ये काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इसे काफ़ी आप लोग फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। ये एसएससी जेई और आरआरबी जेई 2026 के लिए जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके कंसेप्ट इससे आपके बिल्डअप हो रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो टॉपिक है डीसी मशीन, उसका सेकेंड सीरीज़ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज। बताइए क्या होगा। डबल बाई द नंबर ऑफ पोल्स, सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, हाफ द नंबर ऑफ पोल्स, या 2 होगा। देखिए, हमें पता है कि वाइंडिंग डीसी मशीन में जो हम लोग करते हैं 2 तरह का होता है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। हमें पता है लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, यही इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पास के। ठीक है। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पोल्स, ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स को हम हटा देते हैं, इक्वल टू 2 होते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज। तो लैप वाइंडिंग है नंबर ऑफ ब्रशेज, नंबर ऑफ पोल्स, तो सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अ डीसी जनरेटर, when the number of poles and the number of armature conductor is fixed, then which winding will give the higher EMF? लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, बोथ ए एंड बी डिपेंड्स ऑन अदर फीचर्स ऑफ डिज़ाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो। देखिए, आपको ईएमएफ पता होना चाहिए और डीसी जनरेटर की बात हो रही है, तो जनरेटर में हमारा क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं 5ZNP/60A। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। तो हायर ईएमएफ किस वाइंडिंग में, तो हमें पता है जब हम लैप वाइंडिंग कंसीडर करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है, पी को लिख रहे हैं नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के। तो यदि ईजी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5ZNP/60A। चूँकि पी और ए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 5ZN/60। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम लोग वेव वाइंडिंग देखेंगे, तो वेव वाइंडिंग में हमारा ईजी क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दोनों 2 होते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, बिकॉज इन वेव वाइंडिंग पैरेलल पाथ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स।
ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव कुछ भी हो नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ समीटर 2 ही होंगे, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5ZNP अपॉन 60 है, 5ZNP अपॉन 60 और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है तो 120। ठीक है, तो चूंकि नीचे का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो हमें किसमें, इसमें हमें क्या होगा, इसका रिड्यूस है तो ये हायर होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन विच वाइंडिंग विल गिव द हायर ईएमएफ, तो लैप वाइंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज़ ऊपर में था, यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे पी प्रेजेंट है, यहाँ पे पी प्रेजेंट नहीं है, तो हम एनालिटिकल अप्रोच मानते हैं, एज्यूम करते हैं पी की वैल्यू 10 है। ठीक है, यदि पी 10 होता है यहाँ पे, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 5ZN/12। ठीक है, अब ये दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो डिक्रीमेंट रेट है और इसका जो डिक्रीमेंट रेट है, ये ज़्यादा है डिक्रीमेंट, और ठीक है एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग, तो इसका इंक्रीमेंटल होगा, तो ये गलत है यहाँ पे, तो ज़्यादा हो इसके इंक्रीमेंटल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, इसका आंसर होगा वेव वाइंडिंग। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, वो ये है, स्टार करके यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ डिक्रीमेंटल रेट ऑफ वेव वाइंडिंग is more as compared to lap winding। इसका डिक्रीमेंटल रेट क्या है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वैल्यू में क्या है, न्यूमरेटर तो दोनों का कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वैल्यू में क्या है कि डिक्रीमेंटल रेट जो है वेव वाइंडिंग का वो कम है एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग। सो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करेगा कौन सा, वेव वाइंडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ 4 पोल डीसी मशीन all the 4 poles are north pole, alternate poles are north and south, all the 4 poles are south poles, 2 north poles follow 2 south poles। बताइए क्या होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे पोल क्या है, 4 है। तो याद रखिए, देखिए अगर हम एज्यूम करते हैं 2 पोल मशीन को, तो हमें पता है ऐसा कुछ होगा नॉर्थ साउथ, यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर हम लोग 4 पोल मशीन एज्यूम कर रहे हैं, अगर हम जैसे ऑप्शन 1 देखते हैं ऑल द 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल, तो ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फॉर अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
we need to even number of poles which is not identical. तो इवन नंबर ऑफ पोल्स चाहिए हमें, ऑड नंबर ऑफ पोल्स से नहीं काम हो सकता है, ठीक है। और आइडेंटिकल जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अल्टरनेट पोल्स एंड नॉर्थ एंड साउथ, अगर यहाँ नॉर्थ है यहाँ पे साउथ देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा पास ये हमारे पास एक 4 पोल डीसी मशीन बन सकता है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ। बट तो ये स्टेटमेंट बी सही है। सी देखिए, ऑल द 4 पोल्स आर साउथ पोल, अगर ऑल द 4 पोल्स आर साउथ पोल तो ये भी नहीं हो सकता है। 2 नॉर्थ पोल्स फॉलो 2 साउथ पोल्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर 4 पोल मशीन है इसे भी नॉर्थ, इसे भी नॉर्थ, साउथ साउथ, तो ऐसे में क्या होगा, ये 2 पोल मशीन बन जाएगा, ये नॉर्थ नॉर्थ, ये साउथ साउथ, ठीक है। तो ये करेगा बिहेव्स एज अ 2 पोल मशीन, तो ये भी सही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कॉपर ब्रशेज इन डीसी मशीन्स आर यूज्ड where low voltage and high current are involved, where high voltage and small currents are involved, both of the cases, none of the above cases। बताइए क्या होगा। देखिए कॉपर ब्रशेज है, ठीक है, तो कॉपर यूज हो रहा है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करेगा, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A separately excited generator as compared to a self-excited generator is enabled to better voltage control, is more stable, has exciting current independent of load current, has all of above features। बताइए क्या होगा। देखिए जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है और सेल्फ एक्साइटेड, इसमें क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो होता है सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ होता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये मोटर है,
सॉरी ये ठीक है। सेल्फ में क्या होता है, ये भी है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो सेपरेटली एक्साइटेड है उसमें हम लोग वोल्टेज कंट्रोल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है वो सेपरेट है, अलग है। ठीक है। इसमें क्या है, इंक्लूडेड है सेल्फ में, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेपरेटली, क्योंकि कंट्रोल ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। और जो एक्साइटिंग करंट है, एक्साइटिंग करंट यानी ये जो IF है, उसके साथ भी क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट होगा लोड करंट पे। ये क्या है, लोड करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ ऑल द एबव फीचर्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आयरन लॉसेज इन अ DC मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन स्पीड, लोड, वोल्टेज, स्पीड एंड वोल्टेज। बताइए क्या होगा। देखिए जो DC मशीन है इसमें जो लॉसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं रोटेटिंग लॉसेस, दूसरे को बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है। ये रोटेटिंग लॉस जो हैं ये आपको दो तरीके के हो जाएंगे, तीन। एक होगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, दूसरा जो होगा वो होगा कोर लॉस, और तीसरा होगा स्ट्रे लोड लॉस। कोर लॉस जो होगा वो दो तरह का होगा, हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस फिर दो तरह के होंगे, एक होगा फ्रिक्शन लॉस और एक होगा विंडेज लॉस। फिर आपका जो फ्रिक्शनल लॉस होगा वो दो तरह का होगा। ठीक है। फ्रिक्शन लॉस जो होगा वो दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे बेयरिंग लॉस, एक को बोलेंगे ब्रश लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर लॉस तो आपको पता है क्या होगा, ISE² RSE प्लस IF² RF प्लस IA² RA प्लस VBD IA। ये ब्रश ड्रॉप है। ठीक है। ये हिस्टेसिस लॉस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका स्पीड के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ स्पीड के। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका विंडेज लॉस होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N² के, और हमारा जो बियरिंग लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के, और ये होगा N² के। स्ट्रे लोड लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के। ठीक है, ये जानना जरूरी है।
अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आयरन लॉसेज इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो लोड होगा क्योंकि स्पीड पे तो डिपेंड कर रहा है, ये जो है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज, स्पीड एंड वोल्टेज। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि हम लोग ट्रांसफार्मर में देख चुके हैं किसको, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस को हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ा है कि जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ये थिकनेस है। तो ये जो बी एम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिसको यूज़ कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ई एम एफ के लिए काउंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमें पता है कि ई एम एफ क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। तो ये एन, तो इसका स्क्वायर है तो वी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर हो जाता है। तो ये वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड एंड वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लोड पे इंडिपेंडेंट होगा। लोड पे कौन डिपेंडेंट होंगे, स्टेट लोड लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, स्टेट लोड लॉस क्या होता है, देखिए विंडेज लॉस क्या होता है, विंडेज लॉस उसको बोलते हैं कि जब भी मशीन हमारा चलता है तो जो उसका रोटेटिंग रोटर पार्ट जो होता है, तो जब एयर को कट करता है ना, एयर पे एक प्रेशर बनाता है तभी तो वो रोटेट करता है, तो एयर भी उस पर एक ड्रिफ्ट लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके कारण विंडेज लॉस होता है मशीन में। ठीक है, स्ट्रे लोड लॉस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो फ्लक्स को लिंकेज होना था तो वो लिंकेज सही से नहीं हुआ, लीकेज हो गया वहाँ पे, तो लीकेज होने के कारण अगर कोई भी अदर कंडक्टिंग मटेरियल जैसे नट है, बोल्ट है, उसके साथ अगर वो कंडक्ट करने लगेगा तो स्ट्रे लोड लॉस कहलाएगा। और वो हमेशा लोड करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा होगा तो वो करंट उतना ज़्यादा डिमांड करेगा तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो वहाँ पे लिंकेज और लीकेज की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, इन डीसी जनरेटर करेंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। ठीक है, कैसे देते हैं करंट को हम लोग, तो इसका हमें पता है कम्यूटेटर से देते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, सब में जो भी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सर्किट से जो भी आर्मेचर करंट का जो भी फ्लो करवाते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, या तो फिर आर्मेचर से लोड को देना हो या लोड से या तो फिर सप्लाई से आर्मेचर को देना हो, दोनों कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, बताइए क्या होगा, ये सबों को पता है। ब्रश जो होता है ये किसका बना होता है, कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। लेकिन डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इससे होकर के करंट का पास नहीं करता है। ठीक है, ग्रेफाइट से होता है, कार्बन से होता है, तो इसलिए कार्बन और ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न है कि ये क्या करता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड करता है। जिसके कारण क्या होता है, वियर और टीयर की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या होता है, स्मूथ एंड स्पार्कलेस ऑपरेशन मिलता है, तो इसलिए कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, तो ये कार्बन का बना होता है। ठीक है, अब देखिए मोटर का जो केस होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग,
मोटर जो होगा तो सप्लाई से जो आर्मेचर को दिया जाएगा करेंट वो कम्यूटेटर के थ्रू और जनरेटर होगा तो जो आर्मेचर से लोड को दिया जाएगा थ्रू कम्यूटेटर। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो बने होते हैं किसके, कॉपर सिल्वर्ड, इसी को बोल सकते हैं सिल्वर्ड कॉपर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिल्वर काफ़ी कम होता है, सिल्वर का जो अमाउंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.05% होता है। चलिए इसको देखिए। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज लॉस्ट टू बिल्ड अप इट्स ईएमएफ अगेन। The field winding must be replaced, armature connection must be reversed, field winding connection must be reversed, field winding must be excited by low voltage। यहाँ पे डीसी सप्लाई होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है। ये हमेशा होता है, हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक पारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में होता है। अब देखिए हमारे पास जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अगर एक बार हम लोग मैग्नेटाइज कर देंगे, वन टाइम मैग्नेटाइजेशन कर देंगे, वन टाइम मैग्नेटाइज कर देंगे, तो क्या होगा कि उसमें एक मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ वो बिल्ड कर लेता है, जिसके कारण उसमें अगर उसके बाद फिर हमें उसे मैग्नेटाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें इसी को हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है। जब तक कि उसके शेप या स्ट्रक्चर को या सिमेट्री को फिजिकली डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है, तब तक उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना रहता है। ये आप लोग BH कर्व पे देखे होंगे कि BH लूप जो बनता है हमारा, ये B होता है, ये H होता है, IM होता है, ये फाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्साइनल कर्व। ठीक है। फर्स्ट टाइम ये मैग्नेटाइज होता है, ये होता है BR, ये होता है -BR, ये -HC, तो ये कोर्सिविटी होता है, ये रिटेंटिविटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेटाइज कर दिया मटेरियल को, फिर इस लूप पे वो क्या होता है, रोटेट करता रहता है ऐसे। ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज लॉस्ट। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि हम लोग अलग से दे रहे होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड उसमें फ्लक्स सेटअप हो जाता है एक बार, तो वो चलता रहता है। तो डीसी जनरेटर इज लॉस्ट कर दिया है, तो टू बिल्ड अप इट्स ईएमएफ अगेन द फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आर्मेचर कनेक्शन मस्ट बी रिवर्स्ड, ये भी नहीं करेंगे। फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन मस्ट बी रिवर्स, ये भी नहीं करेंगे। फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी एक्साइटेड बाय लो वोल्टेज, हाँ ये करेंगे, डी। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि हमारा वहाँ पे क्या होता है कि एक ईएमएफ जनरेट होता है बहुत काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण रहता है। ठीक है। इसको हम लोग नो लोड ईएमएफ बोलते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, ये सबको पता है माइका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं माइका? इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, माइका यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, कॉपर लॉसेस से बचा जा सके, सॉरी आयरन लॉस से बचा जा सके, ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर वी विल हैव, वेल्डिंग जनरेटर में कौन सा वाइंडिंग यूज़ करते हैं बताइए। देखिए लैप वाइंडिंग जो होता है और वेव वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग जो है वो यूज़ होते हैं किसके लिए, हाई करंट लो वोल्टेज, और वेव वाइंडिंग जो यूज़ होते हैं वो लो करंट हाई वोल्टेज, ठीक है। और वेल्डिंग जनरेटर जो होता है ये क्या होता है, हाई करंट लो वोल्टेज। तो हाई करंट लो वोल्टेज लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग, ठीक है। सीरियस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लोकोमोटिव, एयर ब्लोअर। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले जनरेटर का। देखिए जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं जनरेटर के, मोटर के, तो आप इजीली एप्लीकेशंस बता सकते हैं कि कौन सा टाइप का आपका मशीन्स जो है किस एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल है। तो जनरली अगर हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास पहला जो होता है वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ में होता है संट, तीसरा होता है सीरीज, चौथा होता है क्यूमुलेटिव, और पांचवा होता है डिफरेंशियल। और ये दोनों जो होते हैं वो कंपाउंड जनरेटर होते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये तीनों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। तो इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इनका एप्लीकेशन होता है सेपरेटली एक्साइटेड का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मटेरियल। शंट जनरेटर का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग या ऑर्डिनरी लाइटिंग में। सीरीज जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, ड्रॉप को कवर अप करने की कोशिश करता है। तो ड्रॉप को करेगा तो ये बूस्टर के तौर पे इसका यूज़ करेंगे एज ए बूस्टर इन डीसी फीडर। ये जो होते हैं इनका एप्लीकेशंस में क्यूमुलेटिव जो होता है, क्यूमुलेटिव जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे,
तो देखिए क्यूमुलेटिव जो होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी बेटर होता है, ठीक है। तो गुड वोल्टेज रेगुलेशन होने के कारण इसे हम लोग लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल जनरेटर जो होता है इसमें हमारा हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे एज आर्क बिल्डिंग, ठीक है। तो ये पता रखिए क्यूमुलेटिव जनरेटर जो होता है इनका वोल्टेज रेगुलेशन गुड वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, बट क्या होता है कि डीसी जनरेटर को हम लोग ज़्यादातर यूज़ में नहीं लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास एसी सप्लाई है और रेक्टिफायर है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डीसी को हम लोग एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्जन कर लेते हैं इजीली बाय द यूजिंग ऑफ रेक्टिफायर। सो द एप्लीकेशन ऑफ जनरेटर इज़ वेरी मच लेस नाउअडेज। सो हम लोग जनरली मैक्सिमम यूजेस किसका करते हैं, मोटर का, ठीक है। इस मोटर में देखेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर के एप्लीकेशंस में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में मोटर्स के ही एप्लीकेशन पे बेस्ड आएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं शंट मोटर को। तो ये यूज़ होता है जनरली हम लोग के लिए, किस लिए, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। क्यों मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ होता है, क्यों मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज होता है, क्योंकि जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ओमेगा आर वर्सेस टॉर्क, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है ओमेगा आर इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एफ आई, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, के एफ आई आई ए। देखिए ये ड्राइव करने की चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे ये जो के है ये एक पर्सनैलिटी कांस्टेंट है, ये फ्लक्स है, ये आर्मेचर करंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। तो जब हम लोग यहाँ पे आई ए के जगह पे जब रखेंगे यहाँ पे टॉर्क को, तो ओमेगा आर क्या हो जाएगा, वी टी माइनस टॉर्क आर ए अपॉन, तो ये स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे, वी टी अपॉन के एफ आई माइनस टॉर्क आर ए अपॉन के एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा ओमेगा आर क्या होगा, रिड्यूस होगा, अगर ये नो लोड था तो ये रिड्यूस होगा। बट क्या होगा, अगर आर्मेचर रिएक्शन आता है इफेक्ट में, तो जो फाइनेट है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेट अगर रिड्यूस होता है, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आएगा और फाइनेट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिडक्शन देखने को मिलेगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा ओवरऑल, और ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है टॉर्क भी, तो ये ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये हुआ है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ हम बोल सकते हैं कि विदाउट कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ किए, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंड करते ही वो कंपनसेट कर देता है किसको, आर्मेचर रिएक्शन को, और ये क्या है, विदाउट कंपनसेटिंग वाइंडिंग,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा तो काफ़ी ज़्यादा आर्मेचर करंट चाहिए होगा, और यदि हमें ज़्यादा आर्मेचर करंट चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, मशीन को जला सकते हैं। तो इस रीज़न से हमें क्या करना होगा कि हमें मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसे कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं लेथ मशीन में। ठीक है। जहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड चाहिए होगा। तो लेथ मशीन में कर सकते हैं, लोको पंप में कर सकते हैं। बी देखते हैं सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसका भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी डेंजरसली हाई स्पीड मिलता है हमें नो लोड पे। तो इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे हम लोग, इसका यूज़ होता है लोकोमोटिव ट्रेन में, क्रेन में। अगला है आपका क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मोटर में क्या होता है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल है, स्पीड को सेल्फ एडजस्टेबल कर लेता है, और स्टार्टिंग टॉर्क इसका भी हाई होता है। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, एलिवेटर में। और लास्ट होता है डिफरेंशियल मोटर। यह होता है आपका लो स्टार्टिंग टॉर्क, बट इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें रन अवे कंडीशन फॉर्म होता है। रन अवे कंडीशन क्या है, क्योंकि नो लोड पे काफ़ी ज़्यादा हायर स्पीड मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, ना के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो हमारा क्या होगा, लोकोमोटिव, लेथ मशीन, संट, सेंट्रीफ्यूगल पंप संट, और एयर ब्लोअर में भी संट मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए, इन अ डीसी मोटर इज टू बी सिलेक्टेड फॉर कन्वेयर्स, विच मोटर वुड बी प्रिफर्ड। तो कन्वेयर्स, एक सेकेंड, तो कन्वेयर्स जो होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे किसका, सीरीज मोटर का। उसका रीज़न क्या है कि कन्वेयर्स जो होता है इसके स्टार्टिंग कंडीशन में हमें नीड होता है हाई टॉर्क। ठीक है। विच डीसी मोटर विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मशीन टूल्स, इसके लिए संट मोटर। मशीन टूल्स में संट मोटर्स, क्योंकि मशीन टूल्स में हमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट स्पीड। और मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। तो देखिए, आपको पहले ही बताइए कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो स्टार्टिंग टॉर्क होते हैं। ठीक है। विच डीसी मोटर इज प्रेफर्ड फॉर एलिवेटर्स, एलिवेटर्स के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए, एलिवेटर में क्या होता है कि उसको अपने स्पीड को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि उसमें लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। एलिवेटर्स जो होते हैं यानी लिफ्ट, इसमें लोड क्या होता है, भारी होता है, तो इसके लिए चाहिए होता है सेल्फ एडजस्टेबल।
एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर विल क्या होगा, रिड्यूस स्लाइटली, इंक्रीज प्रोपोर्शनली, रिमेन अनचेंज्ड। बताइए। देखिए जैसे ही डीसी शंट मोटर है, लोड जैसे ही इंक्रीज करेंगे क्या होगा, आईए इंक्रीज होगा। आईए के इंक्रीज होने से क्या होगा, ईवी रिड्यूस होगा। शंट मोटर है तो इसमें क्या निकलता है, ईवी इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर, और ईवी के रिड्यूस होने से स्पीड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, स्लाइटली रिड्यूस, स्लाइटली। ठीक है। द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपको पता होगा टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के एफ आई आई है, तो फील्ड फ्लक्स ओनली, आर्मेचर करंट ओनली, बोथ, दोनों का प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ये फ्लक्स है और ये आर्मेचर करंट, so electromagnetic torque will be directly proportional to flux into armature. Which of the following methods of speed control of DC machine will offer minimum efficiency? तो आपको बता चुका हूँ कि स्पीड कंट्रोल के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वोल्टेज आर्मेचर कंट्रोल मेथड, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, और ठीक है ये तीन होते हैं, और एक होता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। तो सबसे मिनिमम जो एफिशिएंसी होता है इसका होता है, और इसका होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर? तो देखिए लो कॉस्ट, वाइड स्पीड रेंज, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टेबिलिटी। तो देखिए वाइड स्पीड रेंज हमें देता है डीसी मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है बेटर। ठीक है, तो लो कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर जो होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसी मोटर। वाई? ड्यू टू कम्यूटेटर। अरेंजमेंट। ठीक है। For a DC shunt motor, if the excitation is changed, torque will remain constant, torque will change, but power will remain constant. Torque and power both will change. Torque, power and speed all will change. बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें पता है पावर क्या होता है, ईवी इंटू आई है, और ईवी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर इंटू टॉर्क। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट। तो टॉर्क तो हमें पता ही है कि होता है के एफ आई आई है, और एक्साइटेशन का में ये एक्साइटेशन है, तो टॉर्क तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन गलत है। टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट, और ये भी वेरी होगा, तो ये दोनों वेरी होगा। तो अगर इस इक्वेशन में दोनों वेरी होंगे तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो ये सही है। टॉर्क एंड पावर बोथ विल चेंज, टॉर्क एंड पावर दोनों चेंज होंगे, तो ओमेगा आर चेंज हो रहा है, ये नहीं हो सकता। टॉर्क, पावर एंड स्पीड ऑलवेज चेंज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम लोग आपको वॉर्ड लियोनार्ड मेथड में ही बता चुका हूँ। ये जो बन रहा था पावर टॉर्क और ये ओमेगा आर के लिए, ये ओमेगा आर रेटेड था, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या, ये एक एक्सप्रेशन था, तो ये क्या था, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या था, ये पावर कांस्टेंट था और ये टॉर्क था, ये टॉर्क कांस्टेंट था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉर्क वेरी हो रहा है ना,
और पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसी में फील्ड कंट्रोल हो रहा है। तो टॉर्क वेरी कर रहा है, टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विच मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, बताइए किसका पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल होता है। हाँ, तो देखिए पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल होता है आपका सीरीज मोटर का। क्यों? क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है। ठीक है। द प्लगिंग गिव्स द, तो प्लगिंग हमें क्या देता है, हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। ठीक है, प्लगिंग ब्रेकिंग है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसको हम लोग देखेंगे कल। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आगे और भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दें। और यदि आपको और भी किसी तरीके की लेक्चर चाहिए जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जो भी टॉपिक, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक लेक्चर आपको बना करके दे सकता हूँ। और खुश रहिए, मस्त रहिए, नाचते गाते मुस्कुराते रहिए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।